हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। देखिए, कल जो हमने क्रेब्स चक्र के बारे में बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही कह चुका था कि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जो क्रेब्स चक्र है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट होता तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराते कि भाई इस प्रकार आपको ये लर्न करना है ना। उसमें क्या है, हर कदम कदम पर अलग डिफरेंट यौगिक हैं, अलग रिएक्शन है। ठीक है, तो वो हमें क्या है, लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो तुरंत लर्न हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। ठीक है भाई, चलिए फिर भी आज हम अपने उसी क्रेब्स चक्र को दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और आज आप बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लर्न भी करना पड़ता है, मतलब रटना पड़ता है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ चलो कोई बात नहीं। देखिए भाई, एक बात आप ध्यानपूर्वक समझना कि जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र, उसमें प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल, क्योंकि हम इसे सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी कि भाई क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन का होता है। बताओ, आप इस बात को जानते हैं ना? नो, नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि जो सिट्रिक अम्ल है वो क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद होता है और वह 6 कार्बन का होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हमें अपने क्रेब्स चक्र को स्टार्ट जहां से करना है वो करना है लिंक रिएक्शन से। कहां से? लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि भाई मान लीजिए आपके पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक अणु है। ठीक है, तो इसको आपने किस में बदल दिया था? पायरुवेक अम्ल में। बदला था, नहीं बदला था? ठीक है, तो अब हमारी जो लिंक रिएक्शन स्टार्ट होगी वो किससे होगी? पायरुवेक अम्ल। और हमारे पास पायरुवेक अम्ल के 2 अणु बने थे ग्लाइकोलाइसिस चक्र में। तो हमें एक अणु को लेकर क्रेब्स चक्र को रन करना है। ठीक है, तो यहां जो हम बात कर रहे हैं वो पायरुवेक अम्ल के एक अणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पायरुवेक अम्ल है जो कि 3 कार्बन का है, ध्यान से आप समझो, कितने कार्बन का है पायरुवेक अम्ल? 3 कार्बन का, है ना। तो इसका क्या होता है, डिहाइड्रोजनेज और कार्बोक्सिलीकरण दोनों एक साथ होते हैं। मतलब उपचयन और अपचयन, मैं ये कह सकता हूं ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। उपचयन किसका? कार्बन का। ध्यान से साफ समझो, पायरुवेक अम्ल जिसके पास 3 कार्बन थे उसमें से एक कार्बन का यदि आप ऑक्सीकरण कर देते हो तो आप बताओ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी ना। ठीक है, और यदि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको वहां रिडक्शन भी करना पड़ेगा। और रिडक्शन में आपको बता दूं, हमें यहां पर NAD+ को काम में लेना है और उससे NADH2 में बदलते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें क्रेब्स चक्र के अंतर्गत ATP और CO2 बनानी है, 2 प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमने कह दिया आपसे कि भाई यहां इनडायरेक्ट ATP बनती हैं
NaDH2 और FeDH2 के रूप में। तो यदि आप अपचयन कर दें तो आप NAD प्लस का ही अपचयन करेंगे, यहां पर सिंपल सी बात है, ठीक है। और एंजाइम जिस प्रकार की रिएक्शन हो रही है उसी प्रकार का आपका एंजाइम आएगा, ठीक है। और हमें यह भी तो पता है कि अच्छा, हम ऐसे याद रख लेंगे कि भाई पायरुवेक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला है, ठीक है। तो हम कोएंजाइम ए भी इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, बस बन जाएगा। देखो ये पायरुवेक अम्ल था, एंजाइम आएगा पायरुवेक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, पायरुवेक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो पायरुवेक डिहाइड्रोजिनेज है इसमें आपको क्या करना है, देखो एक ऐड करना है कोएंजाइम ए और इससे जो बाहर निकलेगी वो निकलेगी CO2, है ना। और जब आप कोएंजाइम ए, चलो यहां मैं ऐड करता हूं, इधर कोएंजाइम ए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ी जगह की कमी है भाई, चलिए ये कोएंजाइम ए हमने इसमें ऐड किया और यहां से CO2 बाहर निकला। पायरुवेक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था और यदि आप डिहाइड्रोजिनेज कर रहे हैं तो आप किसका करेंगे, NAD प्लस का करेंगे, इसको आप किस में बदल देंगे, NaDH2 में। क्लियर है। अब ये जो बन जाएगा वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो ये थी हमारी लिंक रिएक्शन। क्या थी भाई, लिंक रिएक्शन। ये समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन आप आराम से समझ जाएंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में पायरुवेक अम्ल हमें प्राप्त हुआ था उसका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो एक CO2 का अणु बाहर हो जाता है ना। तो जैसे ही इससे एक कार्बन निकला पायरुवेक अम्ल से, तो ये कितने कार्बन में चेंज हो जाएगा, 2 कार्बन में। और 2 कार्बन का जो कंपाउंड होता है हमारे पास वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये थी लिंक रिएक्शन, अर्थात ये रिएक्शन यहां ग्लाइकोलाइसिस चक्र यहां तक आया था और अब यहां से स्टार्ट होगा क्रेब्स चक्र। तो ये जो रिएक्शन है वो दोनों चक्रों को जोड़ने का कार्य कर रही है। इसे हम गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन भी बोल के चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका प्रथम स्थायी उत्पाद 6 कार्बन का सिट्रिक अम्ल होता है, तो आपके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। दिमाग में याद रखनी है आपको ये बातें कि यार हमारे पास 2 कार्बन है और हमें इतना तो पता है कि सिट्रिक अम्ल बनेगा और सिट्रिक अम्ल होता है 6 कार्बन का, है। तो आपके दिमाग में बात याद आएगी कि यार हमें 4 कार्बन कहीं से लेने हैं ना, उधार लेने हैं। तो आप सोचेंगे यार 4 कार्बन का कोई यौगिक टटोलक कौन सा है। आप पढ़ चुके हैं C4 चक्र, नहीं पढ़ा C4 चक्र, उसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था जो कि 4 कार्बन का था, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अरे यार वो तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, उसके पास 4 कार्बन है, ठीक है। तो जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, याद रह जाएगा ना आपको, वो यहां से आएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है भाई, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो बस हम यहां से याद रख लेंगे कि वो हमें इधर से लेना है और इधर को देना है। भाई ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा आपको, है ना। बात कहां से निकल के आएगी, सिट्रिक अम्ल से, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल है जो कि 6 कार्बन का है, ठीक है। तो हम सोचेंगे यार हमारे पास 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम तो है, 4 कार्बन कहां से लें,
कोई यौगिक देखना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग में बात आएगी यार C4 चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, वो 4 कार्बन का था कि नहीं? तो बस उसी से ले लीजिए आप 4 कार्बन। समझ में आ गई बात? तो एक यौगिक तो आपको अपने आप लिखना पड़ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो है ना। और ये बन जाएगा क्या, सिट्रिक अम्ल। क्या बन जाएगा, सिट्रिक अम्ल। और एंजाइम यहां पर होता है सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, तो बताओ यहां तक तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। समझ में आ रही बात? मुझे तो नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत है। तो पहले तो आप यहां तक बनाना सीखो इसको, यहां तक आप बना लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना आप बना लेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए अब आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो सिट्रिक अम्ल है, जो सिट्रिक अम्ल है उसे आप डायरेक्ट एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, एक देखो मैंने पिछली लेक्चर में आपको सिस एकोनिटिक कराया था, फिर आइसोसिट्रिक, आप उसको स्किप कर दीजिए। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो सिट्रिक अम्ल होता है वो डायरेक्ट चेंज हो गया आइसोसिट्रिक अम्ल में, और एंजाइम जो रहेगा वो रहेगा एकोनिटेज। ठीक है, सिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक अम्ल ऐसा। अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट से हमें ऐसा याद रहेगा कि यार हमें लगभग 2 बार सिट्रिक अम्ल जैसा लिखना है। अब आप लगातार 2 एक जैसे तो नहीं लिख सकते, तो आपके दिमाग में आएगा थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो आप यहां आइसोसिट्रिक अम्ल लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, आइसोसिट्रिक अम्ल। और ऐसे सोचेंगे यार हमें जो अगला शब्द लिखना है ना वो ऐसा लिखना है जैसे कोई इसी से कहीं निकल रहा हो। जैसे देखो सिट्रिक, तो यार सिट्रिक में आई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी ई से मतलब आई, तो आई का मतलब आइसो, समझ रहे? तो आइसोसिट्रिक अम्ल। तो बताओ इस यौगिक तक आपको कोई दिक्कत? कैसे याद रखेंगे, देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको आपको लर्न कराना है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो लेन देन उधार वाली बात थी कि हमें पता था प्रथम स्तर उत्पाद सिट्रिक अम्ल है जो कि 6 कार्बन का है, हमारे पास 2 कार्बन का था, तो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इससे मिलकर सिट्रिक अम्ल बना देगा। फिर आप सोचेंगे कि जो अगला यौगिक होना चाहिए वो सिट्रिक अम्ल जैसा ही होना चाहिए, तो सिट्रिक अम्ल तो हम लिख ही देंगे। बात आएगी कि यार कुछ तो डिफरेंट यहां करना पड़ेगा, तो आप सी में से आई निकालकर मतलब आइसोसिट्रिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए अब आप ध्यान पूर्वक समझिए, यहां तक तो हम इसको लर्न कर लेंगे। इसके बाद अब हमारे जो एंजाइम हैं या जो रिएक्शन होंगी उनमें आप ध्यानपूर्वक समझो कि अब हमें यहां से आगे एक स्टेप पर डिहाइड्रोजनेज करना है और फिर एक स्टेप को छोड़कर अगली स्टेप पर डिहाइड्रोजनेज करके चलना है, अर्थात आपको NADH बना के चलना है। क्योंकि इसके लिए आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊं कैसे याद रखनी पड़ेगी। आप याद रखना कि क्रेब्स चक्र में 3 CO2 रिलीज होती हैं, याद रखना 3 CO2 रिलीज होती हैं, 3 NADH2 बनते हैं, तो मतलब 3 बार डिहाइड्रोजनेज करना पड़ेगा आपको, और एक बनता है FADH2। तो NADH2 कितने बने, 3, कितनी कार्बन रिलीज हुई, 3, FADH2 कितना बना, 1, और एक बनती है GTP, अर्थात डायरेक्ट ATP 1 बनाते हैं आप। ठीक है,
इतना जब आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरे जो यौगिक बनाने वो सारी रिएक्शन याद आ जाएंगे। कैसे, देखो NaDH2 कितने बनाने आपको, 3। FADH2 कितने बनाना है, 1। तो टोटल पूरे क्रेब्स चक्र में कितने बार डिहाइड्रोजनेज होगा, 4 बार। उनमें से आप 1 बार कर चुके हैं, 1 CO2 रिलीज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, 2 बार तो CO2 रिलीज करनी है और 3 बार डिहाइड्रोजनेज करके चलना है। क्लियर सी बात है। और 1 बार हमें बनानी है डायरेक्ट ATP, यानी कि जिसको हम GTP बोलेंगे। बस ये शब्द जब आप याद रखेंगे तो अब हमारा आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। और उसमें फिर हमें ये भी तो याद करके चलना है कि भाई डिहाइड्रोजनेज जो हम करेंगे ना, वो आइसोसेट्रिक अम्ल के बाद एक के बाद एक करेंगे, मतलब एकांतर क्रम में, स्टेप 1 को छोड़, एक स्टेप को छोड़कर अगले स्टेप में। जैसे समझो आप कि ये आइसोसेट्रिक अम्ल है, तो यहां से हम अपना डिहाइड्रोजनेज करना स्टार्ट करेंगे आइसोसेट्रिक अम्ल का, ठीक है। चलिए, तो ये आइसोसेट्रिक अम्ल, इसको हमने डिहाइड्रोजनेज किया तो ये बदल जाता है ऑक्सैलो सक्सनिक अम्ल में। किस बदल जाता है, ऑक्सैलो सक्सनिक अम्ल में। तो जब आप डिहाइड्रोजनेज कर रहे हैं तो NAD+ है वो किस में चेंज हो जाएगा, NADH2 में। और एंजाइम तो हम जानते ही हैं, आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजनेज, आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजनेज। बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा ना, क्योंकि जिस प्रकार का क्रियाधार या जिस प्रकार का यौगिक होता है उसी प्रकार का हमारा एंजाइम हो जाता है। जैसे डिहाइड्रोजनेज तो आएगा तो आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा। अभी ये जो सभी हैं वो कितने कार्बन के चल रहे, 6 कार्बन के, 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन। अब एक बात को आप ध्यान से समझो कि क्रेब्स चक्र में हमारा जो लास्ट यौगिक था वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। हमारे पास यहां कितने कार्बन है, 6। तो इतनी सी बात तो हमारे समझ में आती है कि हमें अभी इसका 2 बार कार्बोक्सिलीकरण करके चलना है। और अब ये जो दोनों बार कार्बोक्सिलीकरण है ना, तो दोनों बार लगातार होगा, है ना। तो देखिए, अब डिहाइड्रोजनेज तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कहा एक को छोड़कर एक करना है। तो ये जो ऑक्सैलो सक्सनिक अम्ल है इसका आपको करना पड़ेगा अब कार्बोक्सिलीकरण। तो यहां से एक CO2 रिलीज और एंजाइम होगा कार्बोक्सिलेज, और ये यौगिक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अब ये जो अल्फा की, अच्छा ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा ना। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है, ये होता है 5 कार्बन का, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब बहुत जगह है ना, चलो मैं यहां भी बना देता तो आपको दिखाई दे जाता ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है, कितने कार्बन का है, 5 का। अब ऐसे याद रखेंगे, और अल्फा अल्फा मतलब अल्फा ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 जैसा हो, है ना, बहुत बड़ा सा नाम है, समझ रहे ना। हाँ, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, कार्बोक्सिलीकरण हो गया। बस अब आप फिर याद रखेंगे भाई, अब तो फिर आ गया डिहाइड्रोजनेज का नंबर, क्योंकि एक स्टेप हमने छोड़ दिया, अगले स्टेप पर डिहाइड्रोजनेज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि एक स्टेप को छोड़कर अगले स्टेप पर डिहाइड्रोजनेज करके चलना है और लगातार 2 बार कार्बोक्सिलीकरण करके चलना है, ठीक है। अब जैसे ये 5 कार्बन का था कौन, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल,
तो आप अगले स्टेप में इसका कार्बोक्सिलीकरण भी करेंगे और डिहाइड्रोजनेज भी करेंगे, दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों का ही नंबर है। अरे मैं बता चुका हूं आपको कि 2 बार लगातार कार्बोक्सिलीकरण होगा और एक स्टेप को छोड़कर डिहाइड्रोजनेज होगा। तो अब नंबर आ रहा है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है ना, इसमें एक तो ऐड होता है कोएंजाइम ए, ठीक है, और इससे एक CO2 निकलती है बाहर और इसका होता है डिहाइड्रोजनेज। तो सिंपल सी बात है, NAD किस में चेंज हो जाएगा? NaDH2 में। किस में चेंज हो जाएगा? NaDH2 में। समझ में आ गई बात? हाँ, तो NaDH2 हो गया। अब यहां जो एंजाइम होगा वो इसी प्रकार जैसा कि नाम है, केवल आप लिख देंगे डिहाइड्रोजनेज, ये हो गया एंजाइम, ठीक है। तो अब जब इसका कार्बोक्सिलीकरण आपने कर दिया तो और एक कोएंजाइम और ए जोड़ दिया है, तो यहां जो अगला यौगिक बनेगा ना, वो बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। और ये कितने कार्बन का रहेगा भाई? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, ठीक है। तो अब हमें यहां इतना याद रखना चाहिए कि ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो खुद 4 कार्बन का है। तो आप मुझे बताइए यहां अब कार्बोक्सिलीकरण होगा? नहीं होगा, ठीक है। और एक को छोड़कर एक को क्या करना है? आपको डिहाइड्रोजनेज करना है। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई भाई? ठीक है, चलिए। तो देखो, ये सक्सिनिल कोएंजाइम है, ठीक है, 4 कार्बन का है। अब नंबर किसका है? अरे डिहाइड्रोजनेज नहीं करना। और मैंने एक बात और आपको बताई थी कि यार अब तो हमारा चक्र भी खत्म होने को है, एक स्टेप हमें छोड़ना है, डिहाइड्रोजनेज नहीं करना। तो ऐसा करते हैं ना, यहां हम अपनी जीटीपी को बना लेते हैं, क्योंकि सर ने कहा था कि इसमें 3-4 बार तो आपको डिहाइड्रोजनेज करना है और एक बार आपको जीटीपी बनानी है। तो हम बिल्कुल एक को छोड़कर एक को अपने क्या करते जा रहे हैं? डिहाइड्रोजनेज करते हुए जा रहे हैं। तो ये था सक्सिनिल कोएंजाइम में। तो यहां से अब हम क्या करते हैं? इसका कर देते हैं फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है कि जहां भी आप फॉस्फेट जोड़ देंगे उस क्रिया को हम फॉस्फोरिलीकरण बोलेंगे। और इसमें से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है और एंजाइम रहेगा सक्सिनिक थायोकाइनेज। और जो हमारी जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बदल जाएगी जीटीपी में। किसमें? जीटीपी में। तो केवल इसी जगह पर हम एक डायरेक्ट एटीपी का निर्माण करेंगे और बाकी जगह पर हम सभी में इनडायरेक्ट एटीपी का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, तो हमें यहां से याद रखना है कि भाई ये कोएंजाइम ए निकल गया, तो अब बदल जाएगा ये सक्सिनिक अम्ल में। किसमें? सक्सिनिक अम्ल में, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा फिर? डिहाइड्रोजनेज का। किसका आएगा? डिहाइड्रोजनेज का। तो यहां पर अब आप बोलेंगे भाई NaDH2 तो हमने बहुत बना लिए, अब हमें क्या बनाना है? FeDH2 बनाना है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात यहां पर हो जाएगी, जो FeD है वो बदल जाएगा FeDH2 में, ठीक है। एंजाइम हो जाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। क्या हो जाएगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। और इसके बाद ये जो सक्सिनिक अम्ल है वो बदल जाएगा फ्यूमेरिक अम्ल में, और ये जो फ्यूमेरिक अम्ल है वो बदल जाएगा मैलिक अम्ल में।
और एंजाइम रहेगा फ्यूमरेज। तो एंजाइम तो यहीं से आ जाएगा। अब ये भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ना। अब मैलिक अम्ल का देखो, यहां डिहाइड्रोजनेज कर दिया, यहां छोड़ दिया। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका डिहाइड्रोजनेज करना है। क्या करना है, डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज करेंगे तो सिंपल सा क्या है भैया, NAD प्लस किस में चेंज हो जाएगा, NaDH2 में। ठीक है, NaDH2 में। और एंजाइम क्या रहेगा, मैलिक डिहाइड्रोजनेज। तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का लास्ट प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पूरा क्रेब्स चक्र होगा। अब हम एक बार इसकी एटीपी काउंट कर लेते हैं कि पूरे क्रेब्स चक्र में 15 एटीपी बनी कि नहीं बनी। ध्यान से समझो आप। देखो ये NaDH2 है, वो हमारे लिए कितनी एटीपी देगा, 3 एटीपी। ये वाला एक ये रहा NaDH2, ये कितनी देगा, 3 एटीपी। ये FADH2 कितनी देता है, 2 एटीपी। ये डायरेक्ट 1 एटीपी है जीटीपी वाली, ये कितनी, 3 एटीपी। और ये कितना, 3 एटीपी। ठीक है, तो टोटल हम बात करें तो कितनी एटीपी बनेंगी यहां पर, 15 एटीपी। 3 6 9 12 और 14 और 1 15। समझ में आ गई बात। देखो एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार हमने NaDH2 बनाया अपने क्रेब्स चक्र में, एक बार FADH2 बनाया और एक बार NaDH2 बना लिंक रिएक्शन में। तो 4 बार हमें NaDH2 बनाना है, एक बार FADH2 बनाना है और एक बार GTP बनाना है। इस प्रकार हमें अपने पूरे क्रेब्स चक्र को तैयार करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज कराता हूं। ठीक है, देखो दोबारा आ जाइए अपने टॉपिक पर। एक बार फिर लर्न करना हमें सीखना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई जो क्रेब्स साइकिल है उसकी स्टार्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए से होती है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका निर्माण होता है लिंक रिएक्शन से, अर्थात पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजनेज या मैं कहूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे भाई, ये जो पायरुविक अम्ल है वो 3 कार्बन का है और हमें पता है कि भाई ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि हमें यहां से एक CO2 को निकालना है। क्लियर है ना। और इसको हम निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं CO2 का, तो हमें रिडक्शन भी यहां करके चलना है। तो इस बात से हमारी ये लिंक रिएक्शन हमें मिल जाएगी। तो यहां हम NaDH2 बना लेंगे और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन का बन गया। फिर हम याद रखेंगे कि अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारा क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है। तो हमारा जो पहला स्थायी उत्पाद है वो 6 कार्बन का सिट्रिक अम्ल होता है, लेकिन हमारे पास कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो हम दिमाग लगाएंगे, यार हमारे पास 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए है और हमें 6 कार्बन का कोई यौगिक बनाना है। तो आप मुझे बताइए, आप 4 कार्बन उधार लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो आपके दिमाग में बात ये आएगी, यार किससे लें, ऐसा कौन सा दान है जिसके पास 4 कार्बन है। तो आप यौगिक टटोलेंगे कोई, तो आपको एक ही नजर आएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमारे क्रेब्स चक्र का लास्ट प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद। तो उससे आप 4 कार्बन लेकर
एक अपने प्रथम स्थायी उत्पाद का निर्माण करेंगे जिसको आप सिट्रिक अम्ल कह रहे हैं। तो बताओ यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सिट्रिक अम्ल बन गया तो अब अगले कंपाउंड पे सोचेंगे यार हमें लगातार 2 बार सिट्रिक अम्ल जैसा बनाना है, तो अगला कंपाउंड हो जाएगा आइसोसिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यहां तक तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एंजाइम के नाम लिखने है ना। अब आपको यहां से आगे याद रखना है कि अब हमें आइसोसिट्रिक से हर स्टेप पे एक स्टेप को छोड़कर डिहाइड्रोजनेज करते हुए चलना है। अब पूरी समराइज मैं इसको क्रेब्स चक्र को करूं तो देखिए, आपको पूरे क्रेब्स चक्र में लिंक रिएक्शन को छोड़कर 3 तो बनाने हैं NADH2 और 1 बनाना है FADH2। याद रखना आप इसको। तो मतलब क्या हुआ, इसमें 4 बार डिहाइड्रोजनेज होगा। कितनी बार? 4 बार क्या होगा? डिहाइड्रोजनेज। और 2 बार होगा कार्बोक्सिलीकरण। वो आपको लगातार करना है, ये माइंड में आप याद रखना इन बातों को कि भाई 4 बार तो डिहाइड्रोजनेज करना है, जिनमें से 3 NADH2 बनाने हैं, 1 FADH2 बनाना है। ये हमारे दिमाग में याद रहेगा। और 1 हमें डायरेक्ट GTP बनानी है, GTP। और आप सोचेंगे, ध्यान समझो यार, यहां ATP की जगह पर GTP जैसा नया शब्द है, तो उससे आगे हमें तुरंत यार NADH2 को भी चेंज करो और वहां आ जाएगा FADH2। देखो ये दोनों जो है थोड़े डिफरेंट है ना, GTP और FADH2 है ना। तो आप इतनी भी बात याद रखना कि जहां हम GTP बनाएंगे उसके तुरंत बाद कुछ अलग से डिहाइड्रोजनेज करेंगे, अर्थात FAD का डिहाइड्रोजनेज करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रह जाएंगे, है ना, समझ रहे। और 2 बार लगातार आपको क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेज करके चलना है। क्या करके चलना है? डीकार्बोक्सिलेज। ये डीकार्बोक्सिलेज रहेगा, है ना, क्योंकि CO2 बाहर निकल रही है ना, तो डीकार्बोक्सिलेज करके चलना है आपको। तो ये समरी आप याद रखो। कैसे? 4 बार डिहाइड्रोजनेज करना है, जिनमें से 3 NADH2 और 1 FADH2 बनना है। ठीक है, 1 GTP बनानी है और GTP बनते ही FADH2 बनेगा, मतलब डिफरेंट होगा। ठीक है, और 2 बार लगातार कार्बोक्सिलीकरण करना है, डिकार्बोक्सिलीकरण। तो बस इससे हमारा पूरा क्रेब्स चक्र तैयार हो जाएगा। अब देखो कैसे। अब ये हमारे पास आइसोसिट्रिक अम्ल है, तो आइसोसिट्रिक अम्ल का अब डिहाइड्रोजनेज करना स्टार्ट है। आप बोलेंगे सर हमें बहुत बार डिहाइड्रोजनेज करना है, तो हम तो यहीं से स्टार्ट कर देते। मैंने भाई बहुत अच्छी बात है। तो आइसोसिट्रिक अम्ल का जब आपने डिहाइड्रोजनेज किया तो NAD प्लस NADH2 में बदल गया और बन गया ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, सक्सिनिक है, ये एसिटिक है। मैं एक बार कंफ्यूज हो गया कि ये एक जैसा है ना। ये सक्सिनिक है, ये एसिटिक अम्ल है भाई, है ना। हाँ, तो ये ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बन गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे यार एक बार डिहाइड्रोजनेज कर दिया, अब नहीं करना। ठीक है, अब नहीं करना। तो अब बोलेंगे यार यहां डिहाइड्रोजनेज करेंगे तो क्या करना चाहिए कि यार कार्बोक्सिलीकरण कर दो ना। ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलीकरण इसका किया तो एक CO2 बाहर निकाल दो बस। तो जैसे ही एक CO2 बाहर निकलेगी, आपके पास 5 कार्बन का एक यौगिक आएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल आ गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ने ये कहा था कि आपको लगातार 2 बार कार्बोक्सिलीकरण करना है। ठीक है, और सर ने ये भी कहा था कि एक स्टेप को छोड़कर डिहाइड्रोजनेज भी करना है। तो आप बोलेंगे भाई अगली जो रिएक्शन होगी ना, उसमें दोनों ही चीज एक साथ हमें करनी पड़ेंगी। तो बताओ दोनों चीज एक साथ हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, और एक कोएंजाइम ए और आपको ऐड कर देना, ये आपको याद रखना है। तो फिर वही डिहाइड्रोजनेज हुआ, डिकार्बोक्सिलीकरण हुआ, तो कितने कार्बन का?
4 कार्बन का क्या बना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है, अब डिहाइड्रोजनेज आप करेंगे नहीं, अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यार हमने कार्बोक्सिलिक, समझो अब मेरी बात को, यार हमने कार्बोक्सिलीकरण भी कंप्लीट कर लिया, डिहाइड्रोजनेज भी हो गया, अब हम क्या करें। कि यार सर ने एक ये और कहा था कि जीटीपी के बनानी है आपको, बात मेरी समझ में आ रही है। चलो अब इस बार जीटीपी का नंबर ले लेते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आप तुरंत यहां जीडीपी से जीटीपी बना देंगे। तो जीडीपी से जीटीपी यदि बन रही है तो वो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनेगी, क्योंकि यहाँ फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। सक्सिनिक अम्ल बन गया। अब आप बोलेंगे हाँ भाई अब डिहाइड्रोजनेज का नंबर आ गया, क्योंकि एक स्टेप हमने छोड़ दिया, समझ रहे। फिर आप सोचेंगे यार यहां भी कुछ डिफरेंट करते हैं डिहाइड्रोजनेज में, क्योंकि हमने जब एटीपी को डिफरेंट कर दिया तो अब डिहाइड्रोजनेज को भी डिफरेंट कर दो, तो आपके दिमाग में तुरंत बात याद आ जाएगी कि अब हमें FeDH2 बनाना है। ठीक है, तो यहां बन गया FeDH2। समझ में आ गई बात। अब आपको डिहाइड्रोजनेज तो नहीं करना ना अगले स्टेप में, क्योंकि हमारा तो कंसेप्ट फिक्स है, एक स्टेप को छोड़कर हमें डिहाइड्रोजनेज करके चलना है, 2 बार लगातार कार्बोक्सिलीकरण करना है। ठीक है, तो ये फ्यूमेरिक अम्ल बन गया। फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमरेज की उपस्थिति मैलिक। अब बस फिर सोचेंगे यार फिर आ गया डिहाइड्रोजनेज का नंबर, तो बस NAD को बदल दो दोबारा NADH2 और बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार भाई हमें ये थोड़ा, मतलब मैं कह रहा हूं देखो प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी कोई ज्यादा ऐसे कंसेप्ट नहीं है, जितने कंसेप्ट मैं दे सकता था वो मैं आपको दे सकता हूं अपने तरीके से भाई। ठीक है, कि आपको किस प्रकार ये थोड़ा बहुत लर्न करना है ना, कैसे कैसे करना है। अब वैसे मैंने तो भाई इसी प्रकार इसको किया था, है समझ में आ रही बात। हमें तो प्रैक्टिस बहुत है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा हो जाएगा। टिपिकल है, मैं मान रहा हूं लेंदी भी है, समझ रहे ना। हाँ, लेकिन ऐसी व्यक्ति मनुष्य से बढ़कर संसार में कोई चीज बड़ी नहीं है। ठीक है, समझ रहे ना। जैसे अभी हमें याद है तो आपको भी याद हो जाएगा, और यार होते हैं आपके सीनियरों को भी आता है, ऐसी बात नहीं है। आप उनसे पूछना, 1-2 बार प्रैक्टिस की पूरा याद हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस क्रेब्स चक्र को याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, कि भाई कितनी बार क्या होगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे ना। हाँ, तो 1-2 बार इसकी विदाउट प्रैक्टिस के तो भाई आने वाला नहीं है कि आप सोचे सर बिना प्रैक्टिस के हो जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा बहुत मेहनत करना आप, है ना। 2 बार 3 बार 4 बार बना के देखना, याद करना। और देखो आप अपनी तरफ से भी इसकी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं इन यौगिकों को याद रखने की, जैसे पहले पहले अक्षर को लेकर, है ना, समझ रहे ना। हाँ, चलिए भाई, तो ये भाई हमारा था क्रेब्स चक्र। अब देखिए, बात को ध्यानपूर्वक समझिए। अभी तक हुआ क्या कि जो ग्लूकोज था वो पाइरुवेट अम्ल में टूटा, कौन से चक्र के माध्यम से, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से। पाइरुवेट अम्ल ने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। ठीक है, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्रेब्स चक्र चलाया। क्या चलाया, क्रेब्स चक्र। तो इस क्रेब्स चक्र में हमने अपनी पूरी CO2 रिलीज कर दी, अर्थात क्रेब्स चक्र के माध्यम से हमें अपना पहला प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि 6 कार्बन निकलते हैं ना, 6 CO2 था, तो 3 कार्बन एक पाइरुवेट अम्ल अर्थात एक क्रेब्स चक्र में, तो 2 क्रेब्स चक्र में कितने,
6 कार्बन। 2 क्रेब्स चक्र में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको 2 अणु प्राप्त होते हैं पायरुविक एसिड के, और हमने एक क्रेब्स चक्र एक पायरुविक अम्ल के अणु से चलाया था, है ना। अब ध्यान से आप मेरी बात समझो कि क्रेब्स चक्र में आपको मोस्टली NaDH2 और FeDH2 नाम के कुछ यौगिक प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये वो कंपाउंड हैं जिनके पास हिडन एनर्जी है, छिपी हुई ऊर्जा, ठीक है। तो इन NaDH2 और FeDH2 से हमें क्या निकलवानी है? ATP निकलवानी है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको एक NaDH2 3 ATP बनाता है और एक FeDH2 2 ATP बनाता है। एक NaDH2 कितनी ATP? 3। एक FeDH2 कितनी ATP? 2। अब ये NaDH2 और FeDH2 किस प्रकार अपनी ATP रिलीज करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यानी कि ETS या ETC। ETS भी बोल सकते हैं इसको, ETC भी बोल सकते हैं। C का मतलब चैन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, कंसेप्चुअल टॉपिक। ये जो ETS वाला है ना, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आपको बिल्कुल डिटो समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि ये हमारे ऊपर टिका हुआ है, हम जिस प्रकार आपको समझेंगे उसी प्रकार आपको ये समझ में आ जाएगा। ETS बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली नीट की पर्पज से, है ना। बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत अपने आप में मायने रखता है ETS। अच्छा, अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था क्या, कि भाई रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 चरणों में होती है, क्लियर है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इस ETS के माध्यम से हमें अपने दोनों प्रोडक्ट, अच्छा दोनों प्रोडक्ट कौन से? अरे भाई अभी जल और रह रहा है, 6CO2 12H2O 38 ATP, है ना। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो भी हमें प्राप्त होंगे कहां से? ETS से, ठीक है। और नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ETS का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो जल होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे बता चुका हूं, ठीक है। तो अब कल हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, बहुत ध्यान से कल की क्लास को देखना, ठीक है। और कल की क्या है, आप तो हर क्लास को ही देखा करो, क्योंकि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। हाँ समझ रहे ना। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब जैसे बच्चों ने कमेंट में लिखा, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको रिवाइज भी कर दिया, समझ रहे ना। अब आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं, है ना भाई। थोड़ा बहुत आपको भी हमारे लिए करना है, क्या केवल मेहनत करनी है, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने इसलिए उस क्रेब चक्र को दोबारा भी आपको समझा दिया, ठीक है भाई। तो आप थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करना, आपको लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली और घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और कल हम अपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक है भाई। कल या परसों ये चैप्टर अपना कंप्लीट, परसों के दिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी बातें करेंगे हम कल।